नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्य की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज पढ़ते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं ये मैं आपको एक परिभाषा के माध्यम से बताऊंगी। पहले आप थोड़ा सा शब्द समझ लें कि विराम चिन्ह होता क्या है। विराम चिन्ह वे होते हैं जब भी हम कोई बात कह रहे होते हैं, उसको इस परिभाषा से भी समझते हैं। जब हम कोई बात कह रहे होते हैं तो कुछ भी शब्दों का जो तो संयोजन होता है, कुछ भी तोड़ मरोड़ करके कुछ भी कह देते हैं, तो बिना विराम के आप लगातार लगातार कहते जाएंगे बिना किसी भी जो है ना रुके हुए, तो लोग मतलब समझ नहीं पाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो हम इस परिभाषा को समझ लेते हैं कि विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है। तो विराम चिन्ह की परिभाषा होती है अपने भावों या किसी प्रसंग को प्रकट करने के लिए जब हम ठहरते या रुकते हैं तो इसी को विराम कहते हैं। जब भी हम कोई बात कहते हुए रुक जाते हैं, तो मान लीजिए कोई भी बात हम कह रहे थे, कहते कहते थोड़ा सा रुके, फिर आगे बात उसको शुरू कर दी, उसके बाद कहते कहते फिर रुक गए, पूरा रुक गए, थोड़ी सांस ली, उसके बाद फिर अगले सेंटेंस को, अगले वाक्य को पूरा करना शुरू किया, कहना शुरू किया। और उसके बाद फिर उसी तरीके से अलग अलग तरीके के जो हम बात कर रहे होते हैं उन सभी को जो प्रकट करने का तरीका है और जो बात करते करते रुकने ठहरने का तरीका है, जो भी भाव को व्याख्यायित करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें इनके सबके बीच में जो हम एक योजक चिन्ह लगाते हैं, विराम चिन्ह जो भी होता है उसको योजक चिन्ह भी कहते हैं। तो जो योजक चिन्ह जो भी हम लगाते हैं वो हमारा विराम चिन्ह कहलाता है, उसको हम विराम चिन्ह भी कहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। इन विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के मध्य या अंत में किया जाता है। इन विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। तो यही मैं आपको बता रही थी, जब भी आप कोई बात कर रहे होते हैं, कोई वाक्य कह रहे होते हैं, कोई आप किसी के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो आप जब भी बात को कहते कहते थोड़ा बहुत रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुके फिर आगे बात कही, फिर इस तरीके से जो भी आप अपनी बात कह रहे हैं उसको प्रकट करते समय जो रुका जाता है उससे भाव स्पष्ट होने लग जाता है, उससे भाव अर्थपूर्ण हो जाता है और जो है भाषा आपकी सुस्पष्ट और सुगठित लगती है, हो जाती है। तो यद्यपि ये 20 प्रकार के होते हैं, इनके विषय में हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर विराम चिन्ह, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि विराम चिन्ह होता क्या है। तो जब भी मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे करके समझाती हूँ कि जब भी आपने कोई बात कही, मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि सीता विद्यालय जाती है, राम स्कूल जाता है और मोहन पढ़ता है, सोहन खाना खाता है, मम्मी सो रही है या मम्मी खाना पका रही है, पिताजी दफ्तर जाते हैं और दादी भजन गा रही है। तो ये सारे सेंटेंसेस, सारे वाक्य जो होते हैं, इनको हम अगर क्लब कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार कहा जाएगा कि राम विद्यालय जाता है, सीता पढ़ती है, ये सोहन खाना खाता है, मम्मी खाना पकाती है, माता जी दादी जी पूजा करती हैं, पिताजी दफ्तर जाते हैं, दादी पूजन करती हैं, झाड़ू वाली झाड़ू लगाती है, बर्तन वाली बर्तन लगाती है और सब्जी वाला आया है, सब्जी बेच रहा है। तो ये एक फ्लो होता चला गया, इसमें कोई भी ठहराव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, हम कहते जा रहे हैं और इनमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है। वो समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब इस प्रकार को जब रुकेंगे बात को कहते कहते, तो वो वाक्य अलग अलग हो जाएंगे। जब आप रुकेंगे नहीं, एक ही में पूरा का पूरा बोले जा रहे हैं, तो ये भाव और अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। कुछ भी करते जा रहे हो, कुछ भी कहते जा रहे हो बिना विराम लिए, तो उस वाक्य का, उस सेंटेंस का, जो भी आपने बोला, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। तो अभी हम बोलते हैं विराम चिन्ह लगा करके। राम विद्यालय जाता है, सीता विद्यालय जाती है, सीता किताब पढ़ती है। मैंने छोटे छोटे पॉज लिए, अब इनको हम अलग अलग तोड़ देते हैं। राम विद्यालय जाता है, रुक गए। अगर हम ज़्यादा देर रुकते हैं तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं, और कम देर रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, मान लीजिए राम और सोहन,
राम, सोहन और सीता विद्यालय जाते हैं। तो राम के बाद जो मैंने थोड़ा सा पॉज लिया, जो थोड़ा सा एक विराम लिया, अल्प विराम इसको कहते हैं, इसको जो है रुकने को अल्प विराम कहा जाएगा। और राम, सीता और सोहन विद्यालय जाते हैं के बाद जो मैंने पूरा का पूरा विराम लिया है उसको हम कहेंगे पूर्ण विराम। और जब वाक्य को बोलते बोलते बीच में हल्का सा विराम लेंगे, छोटा सा एक सांस खींचने के लिए या सांस लेने के लिए, जिन जिन शब्दों के बाद में हम, जिन जिन वाक्यों के बाद में वहाँ पर बोलते बोलते हम छोटा सा विराम लेते हैं वो अल्प विराम हो जाता है। और जो पूरा वाक्य के बाद में हम थोड़ी देर ज़्यादा देर रुक जाते हैं वो पूर्ण विराम हो जाता है। तो तब हम उस वाक्य की मतलब वाक्य के जो माधुर्य, उसका शिल्प है, वो सब चीज़ें स्पष्ट कर पाते हैं। तो अब इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, राम, सीता और सोहन विद्यालय जाते हैं, क्योंकि ये 3-4 लोग थे, राम, सीता और सोहन। तो और भी कई सारे हो जाते तो राम के साथ अनेक बच्चे विद्यालय जाते हैं, राम के साथ अनेक बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो राम के साथ साथ अनेक बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से पूरा का पूरा वाक्य का पूर्ण हो जाता है और पूर्ण विराम आ जाएगा अंत में, विद्यालय जाते हैं के बाद में विद्यालय जाते हैं के बाद में आपका पूर्ण विराम लग जाता है। वो पढ़ता था के बाद में जो हम रुक गए वहाँ पर भी पूर्ण विराम हो गया। वो और सोहन पढ़ता था, वो सोहन के साथ पढ़ता था। तो यहाँ पर वो जो था वो जो है जो सर्वनाम हुआ, जो भी जिसको भी कहा जा रहा है थर्ड पर्सन है वह, और सोहन भी थर्ड पर्सन है पर वो नाम लेकर के कहा जा रहा है, और जो बिना नाम का है वो सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर दे दिया जाता है। आगे इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आज विराम को ही समझ लें। तो यहाँ पर जब मैंने वह बोला और सोहन बोला, वह सोहन के साथ पढ़ता है, तो वह के बाद जो थोड़ा सा पॉज लिया, यहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विराम लगाया हमने तो एक ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है, वह सोहन के साथ पढ़ता है, तो वह सोहन के साथ पढ़ता है। अब इसी तरीके से जब शब्दों का संयोजन होता है, किस प्रकार से हम उन शब्दों को लिखें, किस प्रकार से उन शब्दों को पूरा करें तो वो अर्थ का अनर्थ ना बने। जैसे मोहन सिंह तोमर अजमेर गए, मोहन सिंह तोमर अजमेर गए। अब कोई बच्चा लिखेगा मोहन सिंह तो मर गए, बीच में उन्होंने तो के बाद में म र जो था वो अलग कर दिया, वहाँ पर बीच में पूरी लाइन नहीं लगाई। मोहन सिंह तो मर गए अजमेर, तो ये मोहन सिंह तोमर अजमेर गए, या माँ में मात्रा लगाना भूल गए, अजमर गए, मोहन सिंह तो मर गए। तो इस तरीके से जो भी होता है, शब्दों का जो खिलवाड़ होता है, मेन मुद्दा आपका, मेन जो आपका जो ध्यातव्य ये होना चाहिए आपको कि आप जो भी लिखें, जो भी पढ़ें, वो आपका एकदम सटीक होना चाहिए और बिना विराम चिन्हों के आप कोई भी वाक्य अच्छी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि विराम चिन्हों का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से हो। तो आगे के हमारे एपिसोड में जो आएगा वो विराम चिन्हों के विषय में ही होगा। आगे मैं पूरे के पूरे विराम चिन्हों के विषय में आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। तो आगे के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपलोड का जो समय पता चलता रहे और आप तुरंत उसको देख पाएँ। और कुछ आपको अगर जानकारी चाहिए और कुछ आप जानकारी जानना चाहते हैं, वो आप उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अवश्य आपकी शंकाओं का समाधान करूंगी। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं फेसबुक पर भी आर्या पाठशाला के नाम से हूँ, अकाउंट है, और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, और मेरे ये जो अपलोड्स होते हैं यूट्यूब चैनल के जो लिंक होता है, ये दोनों जगहों पर मैं डालती हूँ। आप जहाँ चाहें वहाँ जा कर के वहाँ देख सकते हैं और वहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जय हिंद और जय हिंदी। आगे मिलेंगे फिर से नए एपिसोड में और अगले विषय के साथ में। धन्यवाद।